Okay, now we'll start with the chapter number, that is chapter number 4, और इसमें हम बात करेंगे परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। देखो, इसको समझने से पहले एक और चीज समझ लेते हैं, ये सारी चीजें किस में आती है। अभी जो हम बात करने जाएंगे आगे के जो चैप्टर्स हैं, इसके लिए हमने समझना पड़ेगा डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है। डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है आपने और मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया, एक एग्रीमेंट किया, और हमने जो अपना एग्रीमेंट किया उसके टर्म्स एंड कंडीशन को आपने भी फुलफिल कर दी, मैंने भी फुलफिल कर। देयर इज नो लायबिलिटी, ना ही किसी का राइट रहा, ना ही किसी की लायबिलिटी रही, सब चीज खत्म हो गई, यानी सीजेस, कॉन्ट्रैक्ट सीज हो गया, राइट्स एंड लायबिलिटी सीज हो गई, राइट्स एंड लायबिलिटीज खत्म, हमने कॉन्ट्रैक्ट को ही परफॉर्म कर दिया। जब हमने कॉन्ट्रैक्ट को ही परफॉर्म कर दिया, नथिंग रिमेन्स, कुछ नहीं बचा करने के लिए, दैट इज कॉल्ड डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो जब डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है तो इसके कई तरीके हैं डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के, और हर किसी कॉन्ट्रैक्ट का ऑब्जेक्ट जो है वो फुलफिल होना ही है, और फुलफिल हो जाता तो सारी चीजें खत्म, अब नथिंग इज लेफ्ट टू बी डन। नाउ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैन बी डिवाइडेड इनटू लॉट ऑफ पार्ट्स। वो पार्ट्स क्या हैं और इसी को हम ऐसे समझना है। सबसे पहले डिस्चार्ज कैसे हो सकता है। डिस्चार्ज ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट जो है, इट कैन बी डन बाय द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, या तो आप कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर दीजिए, परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अब कौन कौन परफॉर्म करेगा, क्या टाइम पीरियड होना चाहिए, व्हाट इज रीजनेबल टाइम, कैसे परफॉर्म होगा, टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस क्या होगी, वो सारा हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट एरिया डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अपनी लायबिलिटीज, राइट्स एंड लायबिलिटीज को खत्म कर रहे हैं, यानी कॉन्ट्रैक्ट को कहीं ना कहीं खत्म कर रहे हैं। या तो परफॉर्म करके खत्म कर दीजिए, ये कैसे होगा, या तो कोई पार्टी ब्रीच कर दे, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, किसी पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर दिया। जब ब्रीच कर दिया तो वी डोंट वांट टू परफॉर्म, ना आप परफॉर्म करना चाह रहे ना मैं परफॉर्म करना चाह रहा, तो ब्रीच हो गया है, लेट्स गो टू द कोर्ट फॉर द सॉल्यूशन। और थर्ड हो सकता है इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, या कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल हो जाए, इम्पॉसिबल टू परफॉर्म। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म ही नहीं हो पाएगा, बिकॉज वाई, बिकॉज द सब्जेक्ट मैटर इज रिस्ट्रिक्टेड। जो चीज होनी थी वही टूट गया, जिस हॉल में शादी होनी थी हॉल ही टूट गया, शादी कहाँ करे। इम्पॉसिबिलिटी टू परफॉर्म, बहुत सारा डिटेल में इसमें हमने पढ़नी है सारी चीजों को। नाउ देन व्हाट कुड बी द थर्ड वे, जो हमने एक पुराना जो कॉन्ट्रैक्ट किया था हम उससे दोनों एग्री नहीं कर रहे हैं, तो हम एग्री नहीं कर रहे तो हम क्या कर सकते हैं, हम उसमें नोवेशन ला सकते हैं। नोवेशन हो सकता है, अल्टरेशन हो सकता है, मॉडिफिकेशन हो सकता है। ठीक है, ये सारी चीजें हैं, दैट इज ऑल्सो वे ऑफ डिस्चार्जिंग द कॉन्ट्रैक्ट। एंड द लास्ट वे बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ। ऑपरेशन ऑफ लॉ क्या होता है भाई, एक चीजों के पीछे टाइम है ना, लैप्स ऑफ टाइम, या सामने वाला इंसॉल्वेंट हो गया। Can a contract be enforced if the person is insolvent? Obviously answer is no. Lapse of time, कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए एक रीजनेबल टाइम भी तो है। अगर सपोज करो ब्रीच ऑफ टाइम, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी होता है, तो एक रीजनेबल टाइम है कि आपको एज पर द लिमिटेशन एक्ट 3 साल के अंदर ही आप कोर्ट अप्रोच कर सकते हैं, बट यू आर नॉट अप्रोचिंग, कॉन्ट्रैक्ट ही खत्म मान लिया जाएगा। इट कैन नॉट बी एनफोर्स्ड देन। सो दीज आर द एरियाज व्हिच वी हैव गो थ्रू। ठीक है, ये आपका एरिया है, इसमें हम चलना। अब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए हमें एक सेक्शन 39 पढ़ना है, सिर्फ 39, यहाँ 56, नोवेशन वगैरह 62 से मिलेंगे आपको, 62 से लेकर 67 तक है। ठीक है, और रही बात यहाँ से इसके आगे के जितने भी है 61 तक, यू कैन से 37 to 61, ये परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं। अगर आप अपना बेरेट अब आप ओपन करके देखिए जरा, और बहुत स्पीड से हो जाते हैं सारे सेक्शंस। देखिए परफॉर्मेंस की अगर आप बात करेंगे तो 37 से स्टार्ट हो रहा है, 37 के बाद ये 60,
61 तक इसको मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि वो भी एक परफॉर्मेंस का तरीका है, लेकिन वो अलग तरीका है। तो 61 तक तो है ही। और कॉन्ट्रैक्ट विच नॉट नीड टू बी परफॉर्म, जिनको परफॉर्म नहीं करना, वो कौन से परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, वो ये वाले, क्योंकि उसमें इनोवेशन हो गया है, रेसिशन हो गया है या अल्टरेशन हो गया है। ओके। और उसके बाद हमारा बचता है फिर 68 से लेकर हम पढ़ लेंगे 72 तक। ये हमारा है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। एंड देन 73 से 75 इट्स ओनली डीलिंग विद द कंपनसेशन। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा तो क्या होगा? तो अब ज्यादा कुछ रहा नहीं है इसमें, क्योंकि ये मैक्सिमम जो है परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट वो बेरेट के प्रोविजंस हैं, देयर आर सर्टेन लॉज, सर्टेन केस लॉज। इज दैट क्लियर? हाँ जी, यस सर। चलो प्रोसीड करते हैं आगे। सो चैप्टर नंबर हम बात कर रहे हैं 4 की, विच इज डीलिंग विद द परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। तो फर्स्ट स्टेज और द फर्स्ट वे of discharging of the contract is the performance of a contract. परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अरे कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर दो, खत्म हो जाएगा। आप भी बिल्कुल, आपकी राइट्स एंड लायबिलिटीज भी खत्म हो जाएगी। तो जब पार्टीज की राइट्स एंड लायबिलिटीज खत्म हो जाएगी तो डेफिनेटली परफॉर्मेंस करके खत्म की जा सकती है। उसके लिए हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं सेक्शन 37। देखो एक चीज है, कोई भी हमने जब हम कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट करते हैं उसके अंदर रेसिप्रोकल प्रोमिसेस भी हैं। रेसिप्रोकल प्रोमिसेस, आप ये करेंगे मैं ये करूंगा, ठीक है। और यही प्रोमिसेस को फुलफिल करना, अपने प्रोमिसेस को फुलफिल ही करना ही परफॉर्मेंस होता है। और जैसे ही आप अपने परफॉर्मेंस को फुलफिल कर देंगे द कॉन्ट्रैक्ट कम्स टू एन एंड, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है। परफॉर्मेंस हो गया है तो परफॉर्म कर दीजिए। इट इज अ इजी वे टू डिस्चार्ज द कॉन्ट्रैक्ट। नाउ अगर हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन 37 से ही, अब इसमें हम एक चीज देखेंगे। देखो कुछ चीजें होती हैं, कौन परफॉर्म कर सकता है, हु कैन परफॉर्म, हु विल परफॉर्म, कौन परफॉर्म करेगा। भाई या तो मैं खुद करूं हिमसेल्फ, या तो हिमसेल्फ करूं, या रिप्रेजेंटेटिव करे मेरा कोई रिप्रेजेंटेटिव, कॉम्पिटेंट रिप्रेजेंटेटिव कर दे। या तो मैं खुद करूंगा सारी चीजें, मेरा रिप्रेजेंटेटिव करेगा। अगर मैं खुद कर रहा हूं, प्रोमिसर और प्रोमिसी के बीच में जो भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो उसमें ये बात तय थी कि आप ही मेरा कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। तो आप ही मेरा कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं पर्सनल सर्विसेज के, पर्सनल सर्विसेज जिसमें पर्सनल स्किल छुपी हुई है। स्किल्स जैसे अगर मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया भाई एमएफ हुसैन से पेंटिंग बनवाने का, तो एमएफ हुसैन पेंट, वैसे तो अभी वो है नहीं, तो एमएफ हुसैन की जो पेंटिंग है तो एमएफ हुसैन की पेंटिंग एमएफ हुसैन ही तो बनाएंगे, तभी तो उसके लिए मैं 1 करोड़ रुपए दे रहा हूँ। मैं उसके एजेंट या कोई उसका रिप्रेजेंटेटिव के लिए नहीं दे रहा हूँ। सो समटाइम if it is a required of the personal skill that has to be performed by the same person to whom I made a contract, वो खुद ही करेगा perform. But sometime it can also be done by the representative if it is not required the personal service skill. अगर पर्सनल स्किल की सर्विस की जरूरत नहीं तो कोई थर्ड पार्टी ये हिमसेल्फ ना करके किसी और से भी करवा सकता है, ठीक है। यही सारी चीजें हमें पढ़नी है। और इसमें हम क्या पढ़ेंगे, टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस। भैया अब मैं आपसे कहता हूं कि मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना चाहता हूं, मैं प्रोमिसर हूं, मैं कह रहा हूं ठीक है आई वांटेड टू परफॉर्म माय एग्रीमेंट। मैं अपने एग्रीमेंट में जो हमारे ट्रांजेक्शन है, जो बातें हुई हैं उसको मैं परफॉर्म करना चाहता हूं। तो ही विल गिव अ ऑफर कि ठीक है आई एम रेडी टू परफॉर्म। प्रोमिस ही कहेगा ठीक है आप परफॉर्म कीजिए। तो प्रोमिस ही बताएगा कैसे परफॉर्म करना है, किस टाइम पे परफॉर्म करना है, रीजनेबल होना। अगर कोई टाइम मेंशन नहीं है तो रीजनेबल होना चाहिए। कोई जगह नहीं बताई तो भी रीजनेबल होनी चाहिए, कौन सी जगह पे। अब मैं वो परफॉर्मेंस कह रहा है, ये कह रहा ऑफर दे रहा है कि ठीक है आई एम रेडी टू परफॉर्म, ये कह रहा है ठीक है मैं रेडी हूं, ये मना कर रहा है। अगर इसने मना कर दिया तो ही इज नॉट एट फॉल्ट, प्रोमिसर एट नॉट एट फॉल्ट, प्रोमिसर की कोई गलती नहीं है। तो जब प्रोमिसर की गलती नहीं है तो डेफिनेटली उसकी जो राइट्स हैं वो ड्राइव रहेंगे, बरकरार रहेंगे। ही कैन आस्क फॉर द कंपनसेशन, लेटर ऑन ही कैन नॉट कंपेल।
अब इसमें इतनी सारी चीजें हम परफॉर्मेंस में जो पढ़ेंगे, जो मैं सेक्शन 37 से लेकर 61 तक की बात कर रहा हूँ, पहले एक बार बता रहा हूँ, देन वी क्विकली डू दैट। तो ये जो प्रोमिसी है, प्रोमिसी अगर इसने रिप्रेजेंटेटिव का काम एक्सेप्ट कर लिया है, if it is he is agreed to accepted by the third person, क्या ठीक है, थर्ड पर्सन मेरा आपका जो मेरे बीच में एग्रीमेंट हुआ है वो थर्ड पर्सन की सर्विस लेने के लिए रेडी है, देन लेटर ऑन ही कैन नॉट चेंज हिज माइंड, बाद में वो मना नहीं कर सकता अगर ये प्रॉमिस एक बार एक्सेप्ट कर चुका है तो। ठीक है, तो दीज ऑल थिंग्स विल बी डिस्कस हियर, किसके द्वारा परफॉर्म होगा। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया जो आएगा वो जॉइंट प्रोमिसेस का आएगा। जॉइंट प्रोमिसेस, कई बार क्या होता है कि जॉइंट कई लोगों ने मिलके प्रॉमिस किया, तो वो कौन परफॉर्म करेगा, सारे परफॉर्म करेंगे या एक ही परफॉर्म कर दे काम चल जाएगा, और उनकी लायबिलिटीज क्या होंगी। आपने एक कॉन्सेप्ट, एक क्वेश्चन हमेशा आता है कि जॉइंटली पार्टनर्स जो जॉइंटली और सेवरली लायबल है या नहीं है, या जॉइंटली या सेवरली लायबल है, या सिर्फ जॉइंटली लायबल है या सेवरली लायबल है। ये सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। और अगर टाइमली कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल नहीं होता है, अगर टाइमली कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल नहीं हो रहा है तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे, तो ऑफ कोर्स ही बात है कंपनसेशन मांगेगा वो। और कई बार ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो गिव एंड टेक वाली पॉलिसी है, जैसे मैं गया दुकान पे, मैंने उसको दिया भाई ये ले 100 रुपए, मेरे को वो बुक पकड़ा दे, वो वहीं खत्म हो गया, वो वहीं एग्रीमेंट खत्म हो गया, साइमल्टेनियसली हो गया। एक होगा जो एग्जीक्यूटिव जो किया जाना है अभी, ठीक है। तो देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट सब चीज का आंसर आपके बेयर एक्ट में ही है, एंड देयर आर ओनली अ फ्यू केसेस जो आएंगे, हम डील करते चलेंगे। ओके, सो हम बेयर एक्ट स्टार्ट करते हैं पढ़ना। आई होप ये चीजें क्लियर हो गई होंगी आपको, जो थोड़ा बहुत मैंने आपको बताया। हाँ जी, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से प्रीलिम्स की। सो लेट स्टार्ट विद द सेक्शन 37, परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। बेरेक्ट आपके पास होगा, तो बेरेक्ट अगर आप पढ़ते चलेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा समझना। ऑब्लिगेशन ऑफ द पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट, जिन लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट किया उनके क्या क्या ऑब्लिगेशंस हैं। नाउ द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट ईदर परफॉर्म और ऑफर टू परफॉर्म, या तो परफॉर्म करे या ऑफर टू परफॉर्म। देयर रिस्पेक्टिव प्रोमिसेस, इनके अपने अपने जो प्रोमिसेस हैं। ठीक है भाई, मैंने ए ने बी से प्रॉमिस किया कि मैं आपकी पेंटिंग बनाऊंगा, ये कह रहा है मैं पेंटिंग बनाऊंगा, ये कह रहा है ठीक है मैं आपको उस पेंटिंग के 200 रुपए दूंगा, ये पेंटिंग बना, ये 200 रुपए दे। ठीक है, तो ये साइमल्टेनियसली हो सकता है, और ऑफ कोर्स ही बात है, ऐसा तो नहीं कि 200 रुपए पहले दे दी जाएंगे, पेंटिंग बाद में बनेगी, ऐसा भी पॉसिबल है अगर इन्होंने आपस में जो कॉन्ट्रैक्ट में चीजें लिखी है, तो दैट कैन बी डन। बट इस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट में जनरली पहले पेंटिंग बनेगी, बाद में पैसा दिया जाएगा। बट इफ दे, इन्होंने अपने एग्रीमेंट में इफ दे मेड एनी क्लॉज लाइक दैट कि पहले कुछ एडवांस पेमेंट होगी, देन पेंटिंग बनेगी, तब बाकी रिमेनिंग होगी, इट कैन बी डन इट, ऐसा भी हो सकता है। देयर रिस्पेक्टिव प्रोमिसेस अनलेस सच परफॉर्मेंस इज डिस्पेंस विद, बट कुछ चीजें हैं जिसका परफॉर्मेंस आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है आपको परफॉर्म करना था, या आप अपने थर्ड पर्सन से या एजेंट से करवाते, बट कई बार ऐसा होता है उस चीजों को परफॉर्म करने की जरूरत नहीं होती है, नॉट डिस्पेंस विद, अनलेस सच परफॉर्मेंस इज डिस्पेंस विद और एक्सक्यूज्ड। ये कौन से सिचुएशन की बात कर रहा है, अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। इस एक्ट के अंदर कई सारे ऐसे प्रोविजन है जहां पे उस कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दैट कैन नॉट बी परफॉर्म। व्हाई? बिकॉज देयर इज अ डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, सब्जेक्ट मैटर ही खत्म हो गया, अब क्या परफॉर्म होगा। ठीक है, अब तो परफॉर्म हो ही नहीं सकता, तो डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर हो गया, यानी आपके पास एक एक्सक्यूज भी है, अब आपको परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल इज सेक्शन 56, देन यू नो नीड टू परफॉर्म, आपको परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। और ऑफ एनी अदर लॉ, या कोई और कानून हो जो कहता है कि ठीक है भैया अब ये परफॉर्म नहीं किया जाएगा, क्या पता फॉर द टाइम बीइंग हमने जो कॉन्ट्रैक्ट किया आज वो लीगल है, फ्यूचर में वो इलीगल हो जाए। ठीक है, क्या पता फ्यूचर में इलीगल हो जाए। मैंने इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ, क्या पता वो परफॉर्म ना करना पड़े बिकॉज ऑफ इंडिया और पाकिस्तान के बीच में अगर वॉर छिड़ गई,
तो वो क्या पता हमारा जो परफॉर्मेंस है फॉर द टाइम बिंग सस्पेंड हो जाए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आई होप समझ में आया होगा ये। हाँ जी। Yes, sir. इसका सेकंड पार्ट जो कहता है वो कहता है प्रोमिसेस बाइंड द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रोमिसर इन केस ऑफ द डेथ। अब ए है और बी है, इन दोनों के बीच में प्रोमिसेस हुए हैं परफॉर्मेंस के लिए। प्रोमिसेस बाइंड द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रोमिसर। प्रोमिसेस जो है बाइंड करता है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रोमिसर्स इन केस ऑफ द डेथ। अब सपोज करो ए की डेथ हो गई, ए की डेथ हो गई ऑफ सच प्रोमिसर बिफोर द परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस होने से पहले ए की डेथ हो गई। अब सपोज करो ये कोई सिंगर है, बहुत रिनाउंड सिंगर है, इसकी डेथ हो गई परफॉर्मेंस होने से पहले, तो अब कौन गाएगा इसका गाना? हु विल सिंग द सॉन्ग? बताइए कौन गाएगा इसका गाना? ए सर और अगर उस सिंगर सिंगर के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ था तो नाउ दैट कॉन्ट्रैक्ट कांट बी परफॉर्म तो इट इज चार्ज। देखो पहली चीज ये तो सिंगर है ना, सिंगर के केस में तो पर्सनल स्किल आ जाती है इन्वॉल्व। इट इज ए पर्सनल केस ऑफ पर्सनल स्किल। तो सिंगर मर गया तो ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं हो पाएगा। बट सपोज करो कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जैसे प्रॉपर्टी का है, अरे प्रॉपर्टी में अगर ये मर गया है तो उसका बेटा तो है, तो उसकी डेथ के बाद कौन आ जाएंगे? उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव परफॉर्म करेंगे, एलआर परफॉर्म करेंगे। इज दैट ओके? अनलेस कॉन्ट्ररी इंटेंशन अपीयर फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट। अनलेस, ये लाइन हमेशा मिलेगी आपको, अनलेस अ कॉन्ट्रैक्ट, अनलेस अ कॉन्ट्ररी इंटेंशन अपीयर फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन अगर इन्होंने अपने कॉन्ट्रैक्ट में एक बात लिख रखी है कि अगर ए मर जाएगा तो ए का बेटा गाएगा या XYZ गाएगा, तो फिर उसे गाना पड़ेगा। अगर इन्होंने अपने कॉन्ट्रैक्ट में लिखी है, या इन्होंने लिख रखा है कि ए के मरने के बाद LR इज नॉट रेस्पॉन्सिबल, LR नॉट रेस्पॉन्सिबल, LR नॉट रेस्पॉन्सिबल टू फुलफिल द कॉन्ट्रैक्ट, अगर ये इन्होंने लिखा है और जिसपे बी एग्री है, इवन इन दैट केस बी कैन नॉट एनफोर्स दिस एग्रीमेंट अगेंस्ट द लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स। क्लियर है? हाँ जी, जल्दी बताइए, थोड़ा स्पीड से चलना पड़ेगा हमें क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा स्पीड पकड़ना भी चाहिए। डायरेक्ट है ना, क्योंकि अब सिंपली इसकी इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। ए प्रॉमिसेस टू डिलीवर गुड्स टू बी ऑन अ सर्टेन डे ऑन अ पेमेंट ऑफ 1000 रुपीज। 1000 रुपए की बात हुई है कि मैं तेरे को गुड्स पे करूंगा, उस दिन 1000 रुपए देकर आप मुझे 1000 रुपए देंगे। ए डाइज बिफोर दैट डे, उस दिन से पहले एक वो मर जाता है। नाउ ए के रिप्रेजेंटेटिव आर बाउंड टू डिलीवर द गुड्स। अरे गुड्स तो डिलीवर किए जा सकते हैं ना, गोदाम में पड़े हैं, दे दो, डिलीवर कर दो, ठीक है, टू बी, एंड बी इज बाउंड टू पे द 1000 रुपीज टू ए रिप्रेजेंटेटिव। तो दिस कॉन्ट्रैक्ट कैन बी परफॉर्म, दिस एग्रीमेंट कैन बी परफॉर्म, ठीक है। नाउ बी, A promises to paint a picture for B by a certain day at a certain price. B dies before the day, B मर जाता है। The contract cannot be enforced either by A's representative or by B. ये होगा ही नहीं, क्यों? क्योंकि it is a game of, not a game, it is a contract which is based on the personal skill पे depend करता है। ये contract enforce नहीं होगा, not enforceable। हाँ जी, ये बात समझ में आ गई? Yes, sir. Let's proceed to 38. Okay, देखो बहुत सिंपल है अभी, और आई होप आप लोगों ने पढ़े भी होंगे। 38. Now, effect of refusal to accept offer or performance. Effect of refusal to offer to accept offer or acceptance. अब देखो इसमें ये जो कवर होता है ना, इसके लिए टॉपिक बुक्स में लिखा हुआ है आप सबके, टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस। वो अपनी बात, प्रॉमिसर कहता है कि ठीक है, आई एम रेडी टू परफॉर्म माय पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मैं अपने कॉन्ट्रैक्ट का जो मेरी साइड से प्रॉमिस है मैं उसको फुलफिल करने के लिए रेडी हूँ। दैट मीन्स ही इज गिविंग अ, प्रॉमिसर गिविंग अ ऑफर कि ठीक है, मैं अपने इस एग्रीमेंट को, जिसमें जो मेरी लायबिलिटीज है उसको मैं फुलफिल करने के लिए रेडी हूँ। यानी इसने ऑफर दिया, टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस, उसी से संबंधित है सेक्शन 38।
It says where a promiser has made an offer to the performance. यहाँ पे promiser ने क्या किया है, ऑफर दिया है. For what? For the performance. Offer for performance. Okay, I'm ready to perform my part of the promise. To promisee. And the offer has not been accepted. ये जो ऑफर इसने दिया ये इसने एक्सेप्ट नहीं किया. डिफॉल्टर कौन हो गया? promisee. The promiser is not responsible for the non performance. तो बहुत सिंपल सी बात है, अब promiser responsible नहीं है. Responsible जो है वो नहीं है, not responsible. Nor does he thereby loses his right under this contract. इसके मना करने के वजह से ये responsible नहीं है, लेकिन इसका जो अधिकार है इस कॉन्ट्रैक्ट, जो प्रॉमिस के चलते जो इनके राइट्स ड्राइव होंगे वो राइट्स फिर भी बरकरार रहेंगे. अब इसका राइट्स क्या हो सकता है? इसने मना किया ना परफॉर्म करने से. He was willing to perform his part of the contract. He was willing to perform his part of the contract. But promises fail. Promise ने मना कर दिया. Now what he can do? What promiser can do? Can a promiser compel promisee to perform his contract? क्या कंपेल किया जा सकता है कि भैया अपना काम करो? प्रॉमिस को कह सकता है. इसी को तुम स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट बोलते हैं, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. हाँ जी, ठीक है. इसके राइट तो बरकरार है. हाँ जी बताइए, यस और नो? Yes. Nor does he thereby lose his right under the contract. इसके राइट खत्म नहीं हो जाएंगे. गलती इसकी है, परफॉर्म करे. ये बयाना तो इन्होंने ले लिया, एग्रीमेंट हो गया, प्रॉपर्टी बेचेगा, बट जब पैसा देने की बात आई, लेन देन की बात आई, उसने मना कर दिया. तो ही कैन अप्रोच टू द कोर्ट फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ हिज राइट. अब या तो इस पे भी दो ऑप्शन है, या तो ये कंपनसेशन ले ले, अननेस मनी वापस ले ले, या स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मांग ले. और आपको पता ही है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में अब कंपनसेशन कोर्ट, पहले क्या थी, हर मामले में कोर्ट कंपनसेशन देती थी, ठीक है, बट अब कंपनसेशन नहीं, परफॉर्मेंस की तरफ ज्यादा झुकाव है. परफॉर्म करो जी अब अपने प्रॉमिस को. आई होप यू कैन रिकॉल इट. स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में हम ऑलरेडी एक बार चर्चा कर चुके हैं डिटेल में. ओके, आगे चलते हैं. एवरी सच ऑफर मस्ट फुलफिल द फॉलोइंग कंडीशन. लेकिन जो ये ऑफर है, ये जो इसने ऑफर दिया है, इसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है वो फुलफिल होनी चाहिए. फर्स्ट कंडीशन क्या है? इट मस्ट बी अनकंडीशनल. ये जो आप ऑफर दे रहे हैं वो अनकंडीशनल होना चाहिए, यानी जिस बात पे हम दोनों सहमत थे वही होनी चाहिए, अनकंडीशनल होना चाहिए. कोई और आप कंडीशन अटैच ना करें. इफ देयर वुड बी एनी अदर कंडीशन, आई एम नॉट रेडी टू एक्सेप्ट इट. ठीक है, दैट मींस इट इज एज पर द टर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. As per term of contract. Second क्या है? It must be made at the proper time and place. Proper time and place पे भी होनी चाहिए. एक बहुत अच्छा केस करेंगे इस पे. And under such circumstances that the person to whom it is made may have a reasonable opportunity to ascertain that. Time and place reasonable होना चाहिए और reasonable opportunity होनी चाहिए. Reasonable opportunity for what? So that the person यानी promisee कम से कम उस चीज को एक बार इंस्पेक्ट तो कर सके, भाई जो आपने प्रॉमिस किया वही चीज है या नहीं है. That the person by whom it is made is able and willing there, and then to do the whole of what he is bound by his promise to do. और थर्ड क्या कहता है? If the offer is an offer to deliver anything to the promisee, the promisee must have a reasonable opportunity of seeing that the thing offered is the thing which the promiser is bound by him to deliver. कई बार ऐसा भी हो सकता है कुछ अवेलेबिलिटी उस चीज की, गुड्स की नहीं हो, से फॉर एग्जांपल, तो उसने जो कुछ और चीज है अगर वो सप्लाई कर रहा है, if he supplying anything else apart from the which has been fixed between them, तो दूसरे पार्टी को कम से कम उस बात की अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए कि वो जो अब जो सप्लाई डिलीवरी हुई है गुड्स की, उसको भी वो इंस्पेक्ट कर सके. रीजनेबल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए. द थिंग ऑफर, जो उसने ऑफर की है, द प्रोमिसर इज बाउंड बाय हिज प्रॉमिस टू डिलीवर.
अब इस पे केस कर लेते हैं, रीजनेबल टाइम एंड प्लेस और रीजनेबल अपॉर्चुनिटी को लेकर। There was a case स्टार्टअप वर्सेस मैकडोनल्ड। ठीक है, केस है स्टार्टअप वर्सेस मैकडोनल्ड। एक सेकेंड, स्टार्टअप वर्सेस मैकडोनल्ड। इट इज 1843। अब इस केस में क्या हुआ, जो प्लेंटिफ था, इस केस में प्लेंटिफ से इसमें इनके बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ वो हुआ 10 टन्स ऑफ लिंसीड ऑयल। लिंसीड ऑयल था जो इसकी डिलीवरी होनी थी 10 टन, और डिलीवरी में मतलब कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था विद इन द लास्ट 14 डेज ऑफ द मंथ, विद इन लास्ट 14 डेज ऑफ मंथ, मंथ के आखिरी 14वें दिन में होनी है। ठीक है, विद इन द लास्ट 14 डे ऑफ मंथ। मंथ कौन सा था, मार्च का था वैसे। अब हुआ क्या, जो जिस दिन उसका 14 डे लास्ट डे था, लास्ट डे, उस दिन माल की या ये ऑयल की डिलीवरी कर दी गई, और डिलीवरी जो की गई वो रात के 9 बजे की गई, 9 PM, रात के 9 बजे। मतलब जो टाइम पीरियड था 14वें दिन में होनी चाहिए या 14 दिन के अंदर होनी चाहिए, वो 14th डे 9 बजे रात को PM पे की गई डिलीवरी। Now the question arises is whether it is a proper performance of the contract or not. डिफेंडेंट ने यहाँ पे पैसा डिलीवरी लेने से मना कर दिया। डिफेंडेंट रिफ्यूज्ड कि भैया हम तो लेंगे नहीं, 9 बज रहे, रात के 9 बजे तुम डिलीवरी दे रहे हो। ठीक है, काफी लेट हो गया है। अब आप मुझे बताइए, क्या ये परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं है? सर ये 10 टन्स ऑफ ऑयल मंगा रहे हैं, मतलब कि बिजनेस कर रहे होंगे ना इस चीज का, क्योंकि इतनी लार्ज क्वांटिटी में ऑयल है। सर बिजनेस के केसेस में जनरली लेट टाइम की डिलीवरीज होती है। जैसे कि अगर सपोज किसी हाउस होल्ड ने ये ऑर्डर किया होता तो उनका एक रीजनेबल टाइम होता है कि शाम से पहले सब चीज डिलीवर हो। तो सर इस केस में यहाँ पर टाइमिंग तो रीजनेबल लग रही है, लेकिन फिर ये डिपेंड करता है कि जिस पार्टी ने ऑर्डर किया उसके पास रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू चेक द डिलीवरी थी कि नहीं, जो उसने मंगाया है वो सही है कि नहीं। ठीक है, देखो कई बार जूरी ने, ये बहुत पुराना केस था, तो जूरी ने डिसाइड किया था एंड दे वर ऑफ व्यू के उसने जिसने डिलीवरी की वो अपने 14वें दिन तो कर ही दी ना, 14th डे कर दी, एंड दैट वाज एट 9 PM। माना कि बहुत लेट है, बट इतना भी लेट नहीं है क्योंकि अभी तो उसको मिडनाइट, 14 डे की मिडनाइट होने से पहले एक्सेप्ट कर सकता था वो। और जब ट्रेडिंग की बात करते हैं तो कई बार डिलीवरी लेट भी हो जाती है, तो ही मस्ट, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए था। बट डेफिनेटली आपने एक बात बोली थी, अगर हाउस होल्ड होता है, हाउस होल्ड में तो अब रात के 12 बजे खटखटाएंगे नहीं ना। yes. रात के 12 बजे 10-11 बजे खटखटाए, सब सो रहे हैं और अब खटखटा रहे हो, अब सामान चेक कर लीजिए, तो वो इम्पॉसिबिलिटी हो जाएगी। और देखो, डिपेंडिंग अपॉन दी कॉन्ट्रैक्ट, कमर्शियल ट्रांजेक्शन में कई बार जब हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उसमें मेंशन भी करते हैं कि द टाइम इज द एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आगे हम इसी में पढ़ेंगे, परफॉर्मेंस वाले एरिया में ही पढ़ेंगे कि when the time is essence of the contract then you have to deliver the goods on a time, उसको टाइम पे ही डिलीवर करने हैं। बिकॉज से फॉर एग्जांपल इफ आई एम डिलीवरिंग अ गोल्ड बुलियंस, जो भी गिन्नी वगैरह आती है, मैं उसको टाइमली डिलीवर नहीं करूंगा तो गोल्ड तो डेली फ्लक्चुएट करता है, इट्स वेरी स्पेकुलेटिव और काफी फ्लक्चुएटिव है। तो उसमें अगर मैं डिलीवरी में देर कर रहा हूं तो अदर पर्सन इज फ्री टू ब्रीच द कॉन्ट्रैक्ट, वो मना कर सकता है डिलीवरी लेने से। तो टाइम इज एसेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, जहां पर जरूरी है वो कॉन्ट्रैक्ट में भी मेंशन होता है, बट इन दिस केस इट वाज हेल्ड इवन दो इट वाज अ लेट एट 9 PM, बट वो मिडनाइट से पहले था एंड इट वाज विद इन द टाइम पीरियड एंड देयरफॉर ही हैज टू एक्सेप्ट इट। ठीक है,
कोर्ट ने यही कहा अल्टीमेटली कि द इवन दो द आवर्स वाज अनरीजनेबल yet there was a time of the defendant to have taken in and weighed the goods before midnight. मतलब मिडनाइट होने से पहले वो इसकी अपॉर्चुनिटी इंस्पेक्शन कर सकता था, ठीक है, अपॉर्चुनिटी थी उसके बाद फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द गुड्स, ही कुड डू दैट. तो हमने ये देखा कि रीजनेबल टाइम होना चाहिए, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी होना चाहिए, प्रॉपर टाइम एंड प्लेस पे होना चाहिए, यानी सामने वाले के पास इंस्पेक्शन का टाइम भी होना चाहिए. Then it would it is a proper performance of the contract. अब जैसे एक चीज और, एक बात तो जमीन की जब सौदे होती है प्रॉपर्टी की, तो प्रॉपर्टी में टाइम इज इट द एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और नॉट? नो सर, टाइम इतना इंपॉर्टेंस नहीं रखता है. इसका रीजन भी है क्योंकि प्रॉपर्टी एक दिन में बहुत उछाल मार जाए ऐसा नहीं हो सकता. 100 में से एक केस होगा जो एक दिन में प्रॉपर्टी बहुत ऊपर चली जाए, 2 महीने में चली जाए. ग्रेजुअली धीरे धीरे प्रॉपर्टी के रेट बढ़ते हैं. बट अगर वही प्रॉपर्टी हम जो ट्रांजेक्शन कर रहे हैं एक उस लेडी से या उस मैन से कर रहे हैं जिसको उस प्रॉपर्टी को बेचने के बाद अपनी लिवलीहुड कमानी है या उसको रोटी खानी है उसको बेच के, तो whether the time would be essence in that situation or not? yes sir, in that case definitely it will be. तो है तो बात तो हम उसे ही कर रहे हैं प्रॉपर्टी की. Time is not an essence in the case of the like when we are dealing with the properties, but in case when situation ऐसी है जहाँ पे it is required के time बहुत important रहेगा क्योंकि मैं उस चीज को बेचूंगा, मेरे पास अभी खाने के लिए नहीं है. सपोज करो कोरोना काल में अगर प्रॉपर्टी से मैं किसी से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ कि भैया किसी की प्रॉब्लम आ गई, वो प्रॉपर्टी बेच के पैसा आएगा, देन ओनली आई कैन पे दी हॉस्पिटल बिल्स. तो उसमें टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ठीक है. तो डिपेंडिंग अपॉन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस. ठीक है, लेट्स प्रोसीड फर्दर. अगर आप इसको देखेंगे आगे 38 में, तो एक पीछे एक और इसमें बहुत छोटा सा पैरा है, सिंगल लाइन का है. एन ऑफर टू वन of several joint promises has the same legal consequences and offer to all of them. अब एक बात बताओ, जो प्रोमिसर है इसने प्रॉमिस किया है ए बी सी तीनों को, डी को किया, और ये सारे पार्टनर्स हैं, दे आर पार्टनर्स, ठीक है. ये जो प्रॉमिस हुआ ये फर्म बन गई ना, इट इज ए पार्टनरशिप फर्म. और इसमें जो डील करता था ये ए था, सपोज कीजिए he was an active partner, और इससे एक्टिव पार्टनर से कॉन्ट्रैक्ट हुआ, अल्टीमेटली वो फर्म से ही हुआ. तो प्रोमिसर जो है परफॉर्मेंस के लिए जो अपना ऑफर देगा वो ए को देगा या सबको देगा? Sir, he need not to give offer to all. If he gives offer to only one person, then it will amount to offer to all. It would be considered offer to all. यही बात ही कहता है. An offer to one of the several joint promises has the same legal consequences to offer to all of them. ठीक है, चलो आगे चलते हैं. 39 थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं क्योंकि जब मैंने आपको ये बताया था, ये जो दायरा है ब्रीच का है, ठीक है. ये जो है पहले हम ये करते हैं, वैसे है कुछ नहीं इसमें, बहुत सिंपल है. एक एक्चुअल ब्रीच होता है कि एंटिसिपेटरी ब्रीच होता है. तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ब्रीच हो गया, तो परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है. कि एंटिसिपेटरी भी दे तो फ्यूचर में हमें लग रहा है कि अब तो वो होगा ही नहीं, तो उसको तभी हम मान ले कि डिस्चार्ज हो गया कॉन्ट्रैक्ट. तो विल डू इट लेटर ऑन, पहले हम ये कर लेते हैं सारा. तो 39 इज ऑन होल्ड फॉर द टाइमिंग ओनली. नाउ लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स. अब यहां से जो है अब हम बात करेंगे बाय होम द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी परफॉर्म्ड, किसके द्वारा परफॉर्म किया जाना चाहिए, ठीक है, बाय होम. और बाय होम में हम कवर करते हैं सेक्शंस, वैसे तो अभी हम बात कर ही चुके हैं लेकिन सेक्शंस पढ़ने हमने 40 एंड 41, ठीक है. बाय होम हैज टू बी परफॉर्म, और ये आपको शायद समझ में भी आ गए होंगे, मैंने जब अभी स्टार्ट किया था तो भी बता दिया था. सेक्शन 40 एक बार पढ़ लेते हैं. सेक्शन 40 क्या कहता है? परफॉर्मेंस बाय होम प्रॉमिसेस टू बी परफॉर्म, किसके द्वारा प्रॉमिस परफॉर्म होनी चाहिए. इट अपीयर्स फ्रॉम
इफ इट अपीयर फ्रॉम द नेचर ऑफ द केस, ठीक है, नेचर ऑफ द केस पे भी डिपेंड करता है, that it was the intention of the parties to in a contract that any promise contain it should be performed by the promiser himself. यानी उसमें इंटेंशन भी रिफ्लेक्ट कर रही है आपके एग्रीमेंट में कि that the performance of the contract must be performed by promiser himself and such promise must be performed by the promiser. तब वो प्रॉमिस ही करेगा, प्रॉमिसर ही फुलफिल करेगा. In other cases, the promisor or his representative. और दूसरी सिचुएशन क्या, पहली सिचुएशन ये, दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है, या तो प्रॉमिसर कर दे या उसका रिप्रेजेंटेटिव कर दे, परफॉर्म करे. The promiser or his representative may employ a competent person to perform. यानी किसी ये दोनों मिलकर, रिप्रेजेंटेटिव को इसका एजेंट हो सकता है प्रॉमिसर का, ये मिलके थर्ड पर्सन को एम्प्लॉय कर दें कि भाई ठीक है, यू हैव टू परफॉर्म दिस कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है. अब मैंने एक बात बताओ, अगर सिग्नेचर ग्लोबल है, सिग्नेचर अगर ग्लोबल एक कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करती है, तो सिग्नेचर ग्लोबल जो है ये इंफ्रा बनाती है, ठीक है, बिल्डिंग बनाती है, ये प्रधानमंत्री आवास योजना वगैरह बनाती है, और भी प्रोजेक्ट्स बना रही है. तो हमने कॉन्ट्रैक्ट तो सिग्नेचर ग्लोबल से किया है. क्या सिग्नेचर ग्लोबल ये सारे काम खुद करती है क्या? खुद इसका लेबर है क्या? सिग्नेचर ग्लोबल इस कॉन्ट्रैक्ट को थर्ड पार्टी को देती है. जैसे एक फॉरएवर बिल्डर है, उसको दिया हुआ है, उसका काम है पूरी बिल्डिंग बनाना, तो सिग्नेचर ग्लोबल की लेबर नहीं होती, सिग्नेचर ग्लोबल भी थर्ड पार्टी को दे देता है फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. कॉन्ट्रैक्ट तो बायर्स का है, ए बी सी ये सारे बायर्स हैं, इन्होंने सिग्नेचर ग्लोबल से किया, लेकिन सिग्नेचर ग्लोबल ने यही अपनी परफॉर्मेंस थर्ड पार्टी से कंस्ट्रक्शन करवाई है, जो कंस्ट्रक्शन में इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज है उनसे करवाती है. इज दैट क्लियर? यस सर. इलस्ट्रेशन देख लेना, बड़ी सिंपल सी है, बट एक चीज मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, बट कई बार क्या होता है, पर्सनल सर्विसेज जो है, पर्सनल स्किल वाली जो है, अगर हमारे कॉन्ट्रैक्ट में पहले ही लिखा था कि भाई आप ही मेरी पेंटिंग बनाएंगे, और नहीं भी लिखा है, तो नेचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट क्या कहता है? नेचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट तो यही कहता है ना, मेरा अगर मैं एक ह्यूज अमाउंट दे रहा हूं तो मैं एक रेनाउंड आर्टिस्ट से बनवाना चाहूंगा ना. ठीक है. ए प्रॉमिसेस टू पेंट अ पिक्चर फॉर बी, ए मस्ट परफॉर्म दिस प्रॉमिस पर्सनली. ठीक है, पर्सनली. लेट्स प्रोसीड 41 to 41 section. Section 41 क्या कहता है? Effect of accepting performance from the third person. अगर आपने थर्ड पर्सन की परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट कर लिया है, then you cannot go back with your promise. When a promisee accept performance of the person from third person, promise from the third person, मैंने आपको कहा भाई हमें भी पता है कि इसको सिग्नेचर ग्लोबल तो नहीं बना रहा, ये बनाता है. जब मैं इस बात को एक्सेप्ट ही कर चुका हूं, then I cannot, he cannot, he का मतलब है promisee cannot afterward enforce it against the promiser. ठीक है. यानी उसने अगर वो एक्सेप्ट कर चुका है promisee, तो now is bound with it. अगर मैं यहाँ पे ऊपर वाले केस में मुझे पता है कि जो मैंने पैसा दिया है, पिक्चर जो है उसका एजेंट या कोई और बनाएगा, और मैं इस बात को सहमत हूँ कि ठीक है एजेंट भी बना दे, तो आई लेटर ऑन आई कैन नॉट, मैं उसको कैंसिल नहीं कर सकता, बिकॉज मैंने एक्सेप्ट कर चुका है. ओके. परफॉर्मेंस हमने देख लिया, बाय होम इट इज टू बी डन. सर. हाँ जी बोलिए. सर जो 40 का जो लास्ट वाली लाइन है, उसका इसको एक्सटेंशन बोल सकते हैं फिर, मतलब उसके तरह काम कर रहा है. 40 का लास्ट लाइन मतलब? हाँ, जो कह रहा है ना कि रिप्रेजेंटेटिव अगर एम्प्लॉय किसी को एम्प्लॉय कर देता है, किसी कॉम्पिटेंट पर्सन को, हाँ जी, तो वो भी माना जाएगा. हाँ वो देखो बेसिकली वो ये कह रहा है कि प्रोमिसर करे खुद या उसका रिप्रेजेंटेटिव करे, वो नहीं करा तो थर्ड पर्सन. अब थर्ड पर्सन को जो प्रोमिसी है वो भी तो एक्सेप्ट करे कि हाँ भाई ठीक है, कि अगर वो प्रोमिसर नहीं कर रहा काम, उसका रिप्रेजेंटेटिव नहीं कर रहा, तो थर्ड पर्सन कर रहा है, इस बात की सहमति उसको देनी पड़ेगी प्रोमिसी को. अगर वो एक बार एक्सेप्ट कर चुका है तो अपनी बात से पीछे नहीं हट सकता. 41 समझ में आ गया? यस सर. बाद में वो ये नहीं कह सकता मेरे को तो एमएफ हुसैन ही बना के देगा. अरे जब आप ऑलरेडी एडमिट कर चुके हो, ठीक है एमएफ हुसैन का एजेंट बना रहा है, ये एमएफ हुसैन का कोई और
जो डिसिपल जो उसका चेला है वो बना रहा है, आप इस बात पे सहमत है कि ठीक है चेला बना रहा है, बट बाद में ये नहीं कह सकते नहीं मुझे तो एमोफोसेन से ही चाहिए। वंस यू हैव एक्सेप्टेड इट, जब एक बार आप एक्सेप्ट कर चुके हैं तो कहीं ना कहीं प्रॉमिसरी एस्टॉपल भी तो अप्लाई हो जाएगा फिर, ठीक है। अब बहुत स्पीड से चलेंगे ये सारे सेक्शन, कोई इसमें ज्यादा टाइम लगता नहीं है बिकॉज बेसिक सी चीजें हैं। नाउ अब हम बात करेंगे 42 से लेकर 45 तक, ये डील करता है परफॉर्मेंस ऑफ द जॉइंट प्रोमिसेस। देखो यहां से मेंस प्रीलिम्स के क्वेश्चन आते हैं, मेंस के तो यू वॉन्ट फाइंड इट। जॉइंट प्रोमिसेस, सेक्शन 42, 43, 44 एंड 45, ठीक है। 45 तक ये जॉइंट प्रोमिसेस, परफॉर्मेंस ऑफ जॉइंट प्रोमिसेस। नाउ परफॉर्मेंस ऑफ जॉइंट प्रोमिसेस हम इजीली कवर कर लेंगे, ठीक है, ज्यादा भी नहीं है, हाँ ठीक है, बहुत सिंपल से हैं। देखो 42 क्या कहता है, डिवोल्यूशन ऑफ जॉइंट लायबिलिटीज। डिवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, डिवोल्यूशन ऑफ जॉइंट लायबिलिटीज, किस किस के ऊपर जॉइंट लायबिलिटीज होंगी। अब ये जॉइंट लायबिलिटीज ऑफ कोर्स ही बात है, जॉइंट वर्ड है तो दो लोग तो होंगे ही मिनिमम। जब हम कोई लायबिलिटी दो या दो से ज्यादा की है, दो या दो से ज्यादा की लायबिलिटीज है तो हु विल परफॉर्म, या तो दोनों करें, और मैं जो हूं कंपेल कर सकता हूं कि भाई ठीक है मैं चाहता हूं कि ए परफॉर्म करे या बी परफॉर्म करे या सब परफॉर्म करे। तो उससे संबंधित है कि किस किस की जॉइंट लायबिलिटी होगी, डेवोल्यूशन ऑफ द जॉइंट लायबिलिटीज। तो ये कहता है when two or more person have made a joint promise, सपोज कीजिए ए और बी ने मिलकर एक जॉइंट प्रॉमिस किया है सी को, then unless the contrary intention appear by the contract, अगर कॉन्ट्रैक्ट में कोई और विपरीत बात नहीं लिखी गई है, all such persons during their joint lives, जब तक ए और बी जिंदा हैं तो ये दोनों जॉइंटली अपने काम को परफॉर्म करेंगे, जॉइंटली during their joint lives ये परफॉर्म करेंगे। एंड आफ्टर द डेथ ऑफ एनी ऑफ देम, अगर इनमें से ए मर जाता है, सपोज ए की डेथ हो गई है, हिज रिप्रेजेंटेटिव जॉइंटली विद द सर्वाइवर, तो ए के जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे, इसके एलआर हो सकते हैं, तो वो जो होंगे, अब सर्वाइव कौन करा है, बी इज अ सर्वाइवर, बी सर्वाइव कर गया है, तो इसके एलआर यानी ए का कोई बेटा हो सकता है, कोई भी हो सकता है, या कोई और रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है, जरूरी नहीं लीगल एयर्स ही हो, रिप्रेजेंटेटिव कोई भी हो सकता है, ठीक है, उसको जो रिप्रेजेंट करता है। ऐसा तो है नहीं कि कई लोग ए के एजेंट भी हो सकते हैं जिनको उन्होंने ऑथराइज कर रखा है कि मेरे बनने के बाद ये काम संभालेंगे, रिप्रेजेंटेटिव हो सकते हैं वो। तो ये दोनों मिलकर अब ये इस काम को परफॉर्म करेंगे जॉइंटली विद द सर्वाइवर और सर्वाइवर्स, एंड आफ्टर द डेथ ऑफ लाइसर, सपोज करो सारे मर गए, ए और बी दोनों मर गए, ठीक है, एंड आफ्टर द डेथ ऑफ द लास्ट, सपोज करो सी भी था इसमें, और सॉरी डी भी था, और ये दोनों मर गए, तो डी सर्वाइव कर रहा है, तो डी करेगा पहले ए और बी के सर्वाइवर के साथ काम मिलकर, इसके एलआर के साथ मिलकर, बट अब ये सारे ही मर गए तो सबके सब जितने भी एलआर हैं इनके और रिप्रेजेंटेटिव है वो काम करेंगे अपनी परफॉर्मेंस। And after the death of last survivor, the representative of all jointly must fulfill the promise. ये बात समझ में आई या नहीं आई, पहले एक बार बताइए। हाँ जी बताइए जल्दी से, फिर मैं इसका एक इलस्ट्रेशन बताता हूँ आपको। सिंपल से है वैसे, इसमें कुछ है नहीं, अगर नहीं है तो बताइए मुझे अभी, देन ओनली आई प्रोसीड फर्दर। हाँ जी हर्षना सीमा क्लियर है ये? यस सर। ठीक है, 1 2 3 ये तीनों मिलकर, इन पहला रूल तो ये कहता है भाई तीनों मिलकर सी की परफॉर्म करें, बट ए मर गया तो इसका एलआर आ जाएगा, लीगल रिप्रेजेंटेटिव और रिप्रेजेंटेटिव,
और अगर बी भी मर गया तो बी के भी एलआर आ जाएंगे या रिप्रेजेंटेटिव, तो सी बचा और इसके एलआर बचे, जो 3 लोग काम करेंगे। सपोज करो ये भी मर गया तो सबके लीगल रिप्रेजेंटेटिव मिलकर इस काम को परफॉर्म करेंगे। ये पहला रूल है। 42, डिवोल्यूशन ऑफ जॉइंट लायबिलिटीज। लायबिलिटीज ऐसे आगे बढ़ेगी। आगे करते हैं 43। आपने कॉन्सेप्ट सुना होगा जॉइंटली और सेवरली लायबल, है ना, वो भी हम पढ़ेंगे, ठीक है, जॉइंटली और सेवरली लायबल। Now 43, any one of joint promisers may be compelled to perform. Any one of joint promisers, joint promisers हैं यानी कई सारे promiser की बात कर रहे हैं, may be compelled to perform, इनको कहा जा सकता है परफॉर्म कीजिए। जॉइंट प्रोमिसर कौन हो सकते हैं? कई सारे, ए बी सी, इन्होंने प्रॉमिस किया सी से, ठीक है, तो सी क्या कह सकता है? भाई ए आप परफॉर्म कीजिए, बी परफॉर्म कीजिए, सबसे कह सकता है। इससे संबंधित ये प्रोविजन है। When 2 or more person makes a joint promise, the promisee may, in the absence of express agreement to the contrary, अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि ए सिर्फ ए से ही कहेगा, वो बात ठीक है, क्योंकि ए उस बात पे एग्री हुआ, हो सकता है बी, क्या पता ऐसा कोई इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट में लिख लिया हो कि सी जो अपनी परफॉर्मेंस की बात कहेगा वो सिर्फ ए से ही कहेगा। इट मे बी रिटन, ऐसा एग्रीमेंट हो सकता है। बट अगर ऐसा नहीं है, जनरल रूल क्या कहेगा? इन द एब्सेंस ऑफ एक्सप्रेस एग्रीमेंट टू कॉन्ट्ररी, कंपेल एनी वन और मोर, या तो वो ए को कह दे भैया परफॉर्म करो, या सबको कह दे। तो जो प्रॉमिसी है वो दबाव डाल सकता है एक पे भी या सब पे भी। ऑफ सच जॉइंट प्रोमिसेस टू परफॉर्म द होल ऑफ द प्रॉमिस, भैया आप अपना परफॉर्म करें, मेरा काम करें, या तो एक को कह दे तो भी चल जाएगा। जैसे पार्टनरशिप के केस में अगर कोई थर्ड पार्टी पार्टनरशिप के फर्म से कॉन्ट्रैक्ट करती है, तो ऐसा तो नहीं है कि वो सारे पार्टनर्स को मैसेज भेजेगा कि आप परफॉर्म करो। जिससे वो एक्टिव पार्टनर है, उससे डीलिंग कर रहा है, तो उसको बोल सकता है परफॉर्म योर कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। ये इसके ऊपर चॉइस है, किसी को भी कंपेल कर सकता है, एक को भी कर सकता है, सबको भी कर सकता है। इसी का सेकंड पैरा कहता है ईच प्रोमिसर में कंपेल कंट्रीब्यूशन, और ये जितने भी आपस में जितने भी पार्टनर्स हैं या जॉइंट जिन्होंने प्रॉमिस किया है, ये आपस में भी कंपेल कर सकते हैं। ए बी को कह सकता है भैया परफॉर्म करो, बी सी को कह सकता है परफॉर्म करें। तो ईच ऑफ 2 और मोर जॉइंट प्रोमिसर्स में कंपेल एवरी अदर जॉइंट प्रोमिसर टू कॉन्ट्रीब्यूट इक्वली विद हिमसेल्फ टू द परफॉर्मेंस, कि भैया आप भी अपना परफॉर्म करें, आप भी अपना परफॉर्म करें, आप भी अपना परफॉर्म कीजिए। Unless a contrary intention appear from the contract, unless the contract appear from the contract का मतलब अगर आप पार्टनरशिप पैक्ट पढ़ेंगे तो पार्टनरशिप पैक्ट में मैक्सिमम जगह जितने भी सेक्शंस हैं वहीं लिखा unless a different intention appear from the contract। तो कहने का मतलब ये हो सकता है कि किसी कॉन्ट्रैक्ट में एक एक्टिव पार्टनर है, एक डोरमेंट पार्टनर है, डोरमेंट, तो ऐसा हो सकता है कि डोरमेंट पार्टनर कुछ ना करे, तो इसको कह के कोई फायदा नहीं है, तो एक्टिव पार्टनर ही काम कर लेंगे सारा। तो एक्टिव पार्टनर अपना अपना काम परफॉर्म करे, बट हाउएवर ए बी सी आपस में एक दूसरे को लायबिलिटीज सौंप सकते हैं, दे आर जॉइंटली लायबल है। सेवरली तो है ही, बट जॉइंटली भी लायबल है, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें माइनर जो होता है, माइनर कैन बी अ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म बट विद द परमिशन ऑफ ऑल द पार्टनर्स। और माइनर को कई बार ऐसा हो सकता है कि वो काम ना भी करे तो भी चल जाएगा, इसलिए एक्टिव पार्टनर्स को ही काम करना पड़ता है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं इसका, शेयरिंग ऑफ लॉस बाय डिफॉल्ट इन कंट्रीब्यूशन। अगर ये अपना कंट्रीब्यूशन नहीं दे रहे हैं ए बी सी में, सपोज करो सी कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, सी कुछ भी नहीं कर रहा है, सो इसका जो लॉस है ये ए और बी सहेंगे। नाउ इफ एनी वन ऑफ द 2 और मोर जॉइंट प्रोमिसेस make default in such contribution, equally contribution होना चाहिए, बट एक या दो ने किसी ने डिफॉल्ट कर दिया, the remaining joint promiser must bear the loss, बाकी जितने बच्चे हैं ये लॉस बेयर करेंगे, arising from the such a default in equal share, ठीक है। Now explanation क्या कहता है, nothing in this section shall prevent a surety from recovering from principal।
अब एक श्योरिटी वाला भी कॉन्सेप्ट है कि भैया श्योरिटी वो इंसान है जो सामने वाले की कह रहा है कि हाँ ठीक है, अगर वो पे नहीं करेगा तो मैं पे कर दूंगा। तो श्योरिटी अगर पे करता है तो प्रिंसिपल से रिकवर कर सकता है, और प्रिंसिपल ने अगर कुछ, इसका वाइस वर्सा भी है, पेमेंट मेड बाय द श्योरिटी ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल और एंटाइटल द प्रिंसिपल टू रिकवर एनीथिंग फ्रॉम श्योरिटी ऑन अकाउंट ऑफ द पेमेंट मेड बाय द प्रिंसिपल। तो दोनों वाइस वर्सा है, ठीक है। ये इसका है, रोकेगा नहीं ये सेक्शन। यहाँ पे भी इनकी लाइबिलिटीज हैं, क्योंकि आपने एक चीज और पढ़ी होगी कि प्रिंसिपल एंड श्योरिटी भी बहुत जॉइंटली और सेवरली लायबल होते हैं, ठीक है। जॉइंटली और सेवरली लायबल होते हैं ये भी, प्रिंसिपल और श्योरिटी भी। इज दैट क्लियर? अब इसकी इलस्ट्रेशन है वो पढ़ लेते हैं, इलस्ट्रेशन पढ़ लेते हैं, फिर एक दो छोटे मोटे केसेस हैं वो देख लेंगे। नाउ इफ विल सी A, B, C jointly promises to pay D 3,000 rupees. A, एक सेकेंड, A, B, C तीन लोग हैं, इन्होंने जॉइंटली प्रॉमिस किया कि भाई हाँ D को हम 3,000 रुपए देंगे, पे करेंगे। D में कंपेल, D चाहे तो A को बोल सकता है, B को बोल सकता है या C को बोल सकता है, किसी से भी रिकवर कर सकता है। अच्छा एक बात बताइए, अगर डी ने सूट डाला, सूट फॉर द रिकवरी ऑफ 3,000 रुपीज, ए को पार्टी बनाएगा, बी को बनाएगा या सी को बनाएगा? हाँ जी, अगर डी ने सूट डाला है, हाँ जी, ए बी और सी तीनों को भी बना सकता है या फिर किसी एक को भी बना सकता है या दो को भी बना? हाँ जी, डी चाहे तो ए को बनाए, ए चाहे तो बी और सी को बनाए या तीनों को बनाए, इट्स अप टू डी। क्योंकि इनकी जो लायबिलिटी होती है वो जॉइंटली और सेवरली होती है, जॉइंटली और सेवरली होती है लायबल। जॉइंटली यानी सब लायबल हैं, अगर 3,000 लिए तो 1,000 रुपए दो। सपोज ये इंसॉल्वेंट हो चुका, मर चुका है, ऑफ कोर्स ही बात है, मर चुका तो इसके रिप्रेजेंटेटिव आएंगे, रिप्रेजेंटेटिव रिकॉर्ड्स पे आने चाहिए। बट इनके सपोज मैं इसको ढूंढ नहीं पा रहा, भाग गया, खो गया, नहीं मिल पा रहा, तो दोनों पे करेंगे 1500 रुपए, ठीक है। या सपोज करो ए बी सी तीन लोग हैं, सी इंसॉल्वेंट तो हो गया लेकिन इसकी संपत्ति है, इसकी जो स्टेट है उससे मुझे 500 रुपए रिकवर हो सकता है। मैंने 500 रुपए रिकवर कर लिए स्टेट में से, अब बैलेंस कितना है? 2500 रुपए है। तो 2500 रुपए ये दोनों डिसाइड करेंगे, डिवाइड करके देंगे मुझे, ठीक है। 1250 रुपए देंगे मुझे। इज दैट क्लियर? या ऐसा हो सकता है डी ने सिर्फ मामला डाला ए पे, ए कोई पार्टी बनाया, नाउ बी और सी, B and C is not a party here. B और C इसने पार्टी नहीं बनाया। D ने A से 3,000 रुपए वसूल लिए, बिकॉज सेवरली भी लायबल होता है ना, अलग से भी मैं केस डाल सकता हूँ। D ने सिर्फ A पे केस डाला और A ने पैसा भी पे कर दिया D को 3,000 रुपए। Now the question arises here, can A sue बी और सी पे मुकदमा कर सकता है फॉर द रिकवरी ऑफ, इसका पार्ट कितना? 2,000 रुपए के लिए। कैन सू? डेफिनेटली कैन सू। अब ए जो है वो रिकवर करेगा बी और सी से। एक तो ये सिचुएशन भी समझ में आ गई आप लोगों को, ठीक है। और क्या सिचुएशन हो सकती है? ये सारे इलस्ट्रेशन में दे रखे हैं आपके, देखो पढ़िए आप। ए जो है ए बी सी तीनों को सू कर सकता है, कंपेल कर सकता है। बी सिचुएशन क्या कहती है? ए बी सी जॉइंटली प्रोमिसेस टू पे डी, 3,000 रुपए पे करने के लिए है। सी इज कंपेल्ड टू पे द होल, बट इसको लिख ही लेते हैं नहीं तो कंफ्यूजन रहेगा आपको। बी कहता है ए बी सी जॉइंटली प्रोमिसेस टू पे डी, ए बी सी तीनों प्रॉमिस करते हैं कि भाई डी को पैसा पे करेंगे। सी इज कंपेल्ड टू पे द होल, लेकिन डी ने क्या करा? सिर्फ सी पे मुकदमा किया सपोज, और क्योंकि ए इंसॉल्वेंट हो गया था, ए का दिवालिया निकल गया है, ए इंसॉल्वेंट है, बट हिज एसेट्स आर सफिशिएंट टू पे 1/2, लेकिन इसकी कुछ संपत्ति है जिससे 1/2 ऑफ हिज डेट। इसका डेट्स कितना था? तीनों के 1,000 रुपए थे, और क्योंकि 3,000 रुपए देने थे, इक्वली थे डिवाइडेड। नाउ अब ये 1,000 रुपए इसके तरफ बनते हैं, लेकिन ए इंसॉल्वेंट है, लेकिन इसकी कुछ प्रॉपर्टी है, एस्टेट है, जिससे सिर्फ 500 रुपए रिकवर हो पाए। यानी 500 रुपए रिकवर हो गए, अब कितना बचा? बैलेंस बचा 2,500 रुपए।
मामला सूट, डी ने सूट किस पे डाला था? सिर्फ डी पे। डी ने सूट डाला था सिर्फ सी पे। केस हुआ था डी ने सी पे केस डाला और सी से इसने रिकवर कर लिया। नाउ अब ये जो 2500 रुपए हैं, नाउ बी की लायबिलिटी कितनी हो गई? अब बी की लायबिलिटी हो गई 1250 रुपए, क्योंकि जो 500 रुपए रिकवर नहीं हो पाए हैं ना, वो ये दोनों पे करेंगे। इज दैट क्लियर? यस सर। बाकी लोग भी बता दीजिए जल्दी से। अब देखिए सी इलस्ट्रेशन देखिए, ए बी सी आर अंडर अ जॉइंट प्रॉमिस टू पे 3000 रुपीज टू डी। डी को 3000 रुपए देने, वही सेम बात है। ए एंड बी बीइंग ओनली श्योरिटी फॉर सी, ए और बी है, इन्होंने ही इसके भी श्योरिटी थे। नाउ सी फेल्स टू पे, सी कुछ नहीं पे कर पाता है, दैट मींस इज नॉट एबल टू पे इवन अ सिंगल मनी। ओके, नाउ ए एंड बी आर कंपेलेबल टू पे द होल सम। अब ये 1500 रुपए देंगे, दे आर एंटाइटल्ड टू रिकवर इट फ्रॉम सी। 1500 रुपए ये देंगे, और जितना भी इन्होंने ज्यादा पे किया होगा वो सी से रिकवर कर लेंगे। ये मैंने डी पढ़ दिया, ठीक है, डी है ये। एक और देख लेते हैं जो सी बची है इसमें। सी क्या कहती है? ए बी सी आर अंडर अ जॉइंट प्रॉमिस टू पे 3000 टू डी। सी इज अनेबल टू पे एनीथिंग एंड ए इज कंपेल्ड टू पे द होल। ए इज एंटाइटल्ड टू रिसीव। ये तो वही है, सिंपल ही है, ठीक है, ये वो सी वाली ही है ऑलमोस्ट। आई होप ये सारा क्लियर हो गया होगा आपको, इसमें कुछ है नहीं। नाउ अब क्या ऐसा हो सकता है क्या ऐसी डिग्री पास कर सकती है कोर्ट के पहले जो है ए ही पे करे, ओनली ए विल पे, ओनली ए विल पे फर्स्ट, जबकि इसमें ए बी सी 3 प्रॉमिसर है। कैन अ कोर्ट पास सच काइंड ऑफ अ डिग्री दैट ओनली ए विल पे फर्स्ट? हाँ जी, तो कोर्ट ऐसी डिग्री पास नहीं कर सकती। ये केस है रमाशंकर सिंह वर्सेस श्यामलता देवी। कोर्ट ये नहीं कह सकती कि सारा पैसा पहले ए देगा उसके बाद बी से वसूल ले, ए बी सी से वसूल ले। ऐसी डिग्री पास नहीं होगी, होगी तो वो इलीगल डिग्री कहलाएगी, ठीक है। द कोर्ट कैन नॉट गिव अ प्रेफरेंस के पहले ए दे। हाँ, वो बात अलग है, अगर डी ने केस ही सिर्फ ए पे किया है तो ए से वसूला जाएगा पूरा पैसा, ठीक है, उस केस में तो पॉसिबल है। बट ऐसा नहीं कर सकते कि 3 लोग खड़े हैं और तीनों में कोर्ट कह रही है पहले सारा पैसा ए दे दे, उसके बाद बी, ए जो है बी और सी से वसूल ले। इट कैन नॉट बी पॉसिबल। ठीक है, तो अगर इसमें एक चीज और समझ लेते हैं, एक और केस है, बहुत छोटा सा ये होगी। सपोज कीजिए जैसे इसी केस को समझ लेते हैं, ए बी सी 3 लोग हैं। अब जो डी है, डी ने चूज किया है कि वो ए पे ही सूट फाइल करेगा, ए पे सूट फाइल करा उसने, और ए पे जब सूट फाइल करा 3000 रुपए ड्यूज से, बट ही वॉज एबल टू रिकवर ओनली 2000 रुपीज। ये सिर्फ 2000 रुपए वसूल कर पाया। नाउ व्हाट अबाउट 1000 रुपीज? नाउ कैन डी सू बी एंड सी लेटर ऑन फॉर 1000 रुपीज? नो सर। इसका लॉजिक क्या है? सीपीसी में दिया है ना कि टू अवॉइड मल्टीप्लिसिटी ऑफ द सूट। यस सर। ये एक बेसिक रूल है, टू अवॉइड मल्टीप्लिसिटी ऑफ द सूट, बट हेयर दिस रूल इज नॉट अप्लाइंग। डी अपना रिमेनिंग पैसा रिकवर करने के लिए बी और सी पे भी सूट फाइल कर सकता है, क्योंकि ये जॉइंटली और सेवरली लायबल है। सेवरली भी तो है, अगर ये इससे रिकवर नहीं कर पाया, ही वॉज ऑल्सो लायबल टू पे। वैसे रूल ये कहता है कि जब डी ने सूट डाला है तो ए बी सी तीनों को पार्टीज बनाए।
because they would be the necessary party for the contract. ये necessary party है, necessary parties हैं. अगर आप necessary party को नहीं रख रहे हैं, अच्छा एक बात बताओ, ABC necessary party है proper party है? सर नेसेसरी पार्टी. नेसेसरी पार्टी. अच्छा necessary party और proper party में क्या difference होता है? सब प्रॉपर पार्टी अगर नहीं भी है तो भी डिक्री कैन बी मेड, लेकिन इन केस ऑफ नेसेसरी पार्टी दैट डिक्री कांट बी मेड. तो एक बात बताओ, डी ने जब केस फाइल करा ए पे, क्या डिक्री इसमें नहीं आ सकती? क्या 3,000 रुपए की डिक्री पास नहीं हो सकती क्या? ओके सर, इस केस में फिर तो प्रॉपर पार्टी हो गई बीएनसी. बिकॉज यहाँ पर जो लायबिलिटीज है जॉइंट और सेवरली के कॉन्सेप्ट की वजह से इट मे बी ये जो है बी और सी जरूरी नहीं है ना ये पार्टी भी हो, क्योंकि डी जो है वो सेवरली भी तो कर सकता है, ए को सू फॉर द फुल अमाउंट के लिए कर सकता है ना ए को, तो ए वुड बी नेसेसरी पार्टी क्योंकि सेवरली का भी कॉन्सेप्ट है, तो डिक्री तो पास हो सकती है. हम एक चीज समझ चुके हैं, वैसे तो आप लोगों का आंसर ठीक है कि नेसेसरी पार्टी वो होते जिसके बिना वो डिग्री पास नहीं हो पाएगी. लेकिन अगर इफ द डी इज चूजिंग ओनली टू फाइल अ केस अगेंस्ट ए, इन दैट केस बी और सी नहीं भी है तो भी तो डिग्री 3,000 रुपए की पास की जा सकती है. तो इस सिचुएशन में बी और सी जो होंगे वो एक तरीके का प्रॉपर पार्टी होंगे. हाउएवर लॉ यही कहता है व्हेनेवर यू फाइलिंग अ सूट यू मस्ट कम कोर्ट विद ऑल दी जो भी एक्शन है उसके साथ आप कोर्ट में आइए. कोर्ट में आप सारे एक्शन एक ही बारे में लेके आइए टू अवॉइड द मल्टीप्लिसिटी ऑफ द सूट. ऐसा नहीं है कि बार बार कुछ और दावे ला रहे हैं, तो इसलिए प्रॉपर पार्टीज बननी चाहिए. प्रॉपर पार्टी के बिगर केस चल जाता है, डिग्री पास हो जाती है, बट नेसेसरी पार्टी के बिना नहीं चलेगी. आई होप ये क्लियर हो गया होगा केस. ठीक है, तो इस केस में क्या कर सकता है, अगर इससे रिकवरी नहीं हुई है 2,000 रुपए की, 2,000 रुपए ही रिकवर हो पाए इस केस में, और अगर 1,000 रुपए अभी भी रह गए हैं, तो नाउ इन अनदर केस अनदर सूट डी कैन फाइल अ सूट अगेंस्ट बी एंड डी फॉर द रिकवरी ऑफ 1,000 रुपीज. ही कैन फाइल, बिल्कुल कर सकता है क्योंकि रिकवरी पॉसिबल नहीं हुई. ठीक है, ये केस है, केस का नाम भी लिख लेते हैं, किंग वर्सेस ये जो मैंने आपको सिचुएशन बताई है, दिस इज अ केस ऑफ किंग वर्सेस HOARE. It is a case of 1844. देखो अभी इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसमें थोड़ा सा डाइवर्जेंट व्यू है. इंग्लिश लॉ है तो इंग्लिश में तो कॉन्सेप्ट क्लियर है, ही कैन फाइल, डेफिनेटली ही कैन फाइल. बट इंडिया में कुछ हाई कोर्ट्स के डिफरेंट व्यू है, कुछ हाई कोर्ट्स के डिफरेंट व्यू है. वो डिफरेंट व्यू क्या है कि भैया टू अवॉइड द मल्टीप्लिसिटी ऑफ द सूट नाउ द डी कैन नॉट फाइल अ सूट अगेंस्ट बी एंड सी. और कई कोर्ट कहते हैं भाई अगर डी ने ए से वसूल नहीं कर पाया तो डेफिनेटली उसका राइट तो है अभी भी पैसा रिकवर करने का, तो इसको फाइल करना चाहिए. तो इंडियन कोर्ट्स माइट बी हैविंग अ डिफरेंट व्यूज फॉर रिकवरी ऑफ दैट अमाउंट व्हिच ही कुड नॉट एक्वायर, व्हिच ही कुड नॉट रिकवर व्हाइल फाइलिंग अ सूट ओनली अगेंस्ट ए. हाँ जी, क्लियर है? डिफरेंट व्यूज हैं कुछ. नाउ 44 करते हैं जल्दी से क्विकली. 44 कहता है इफेक्ट ऑफ द रिलीज ऑफ वन जॉइंट प्रोमिसर. क्या डी इस सिचुएशन में ये कर सकता है कि भैया ठीक है ए बी सी तीनों ने मुझे प्रॉमिस किया है, मैं ए को छोड़ना चाहता हूं क्योंकि ये मेरा कोई रिलेटिव है, इसने इसको छोड़ दिया कि मैं इससे पैसा नहीं मांगूंगा. क्या ये पॉसिबल है? हाँ जी, इज दैट पॉसिबल? और अगर ये पॉसिबल है, अगर मैंने इसको छोड़ दिया है तो क्या मैं इससे, तो मैंने कह दिया ठीक है मुझे तुमसे पैसा नहीं चाहिए, तुम्हारे हिस्से का पैसा नहीं चाहिए, बट क्या बी और सी जो पे कर रहे हैं, बी और सी जो पे कर रहे हैं डी को, क्योंकि 3,000 रुपए देना, अगर बी और सी पे करते हैं 3,000 रुपए डी को, कैन इट बी रिकवर फ्रॉम ए? बी और सी रिकवर कर सकते हैं क्या ए से?
नो सर, सर फर्स्ट सिचुएशन जो थी वो तो डी कर सकता है ऐसा तो कि बी सी को के अगेंस्ट फाइल करके ए के अगेंस्ट कर दे, लेकिन ही कांट फोर्स कि ए भी बी और सी से रिकवर ना करे। दोबारा बोलिए, आपकी बात समझ में नहीं आई मुझे। सर आपने दो सिचुएशन बताई है ना कि क्या डी बी सी क्योंकि उसके रिलेटिव्स है उनको सू ना करके ए को सू करे फॉर रिकवरी ऑफ मनी, हम्म, और सेकंड सिचुएशन आपने बोली कि सर सेकंड क्या थी? चलो शुरू से सुन लीजिए, बिकॉज पहली सिचुएशन में थोड़ा सा कंफ्यूजन है आपका। मैंने कहा था ए रिलेटिव है, आपने बना दिया बी और सी रिलेटिव। कोई फर्क नहीं पड़ता इनसे, लेकिन आंसर गलत आएगा फिर। डी जो है, इन्होंने का कॉन्ट्रैक्ट हुआ एबीसी के साथ, तो ये प्रॉमिसर हो गया, प्रॉमिसी हो गया। से फॉर एग्जांपल नाउ तीनों परफॉर्म करे या कोई भी परफॉर्म कर दे, काम चल जाता है। नाउ डी ने क्या करा, अब इसको कुछ ड्यूज जो लेने थे, पैसा लेना है 3000 रुपीज, इसने चूज किया कि भाई ठीक है मैं ए को रिलीज कर देता हूँ, ए मेरा रिलेटिव, मेरे को इससे पैसा नहीं चाहिए, बचे दो बी और सी। अब बी और सी जो है, सपोज ये 3000 रुपए पे कर देते हैं इसको, डी को। नाउ कैन बी और सी रिकवर फ्रॉम ए? नो सर, सॉरी यस दे कैन कर रिकवर। सकते हैं, yes, कर सकते हैं। तो एक बात बताओ, इसने डी ने जो रिलीज किया ए को, वो कितने अमाउंट के लिए करा? 1000 रुपए के लिए किया है ना, सपोज अगर इक्वली है। अगर इक्वली है तो इनकी डी जो रिकवर करेगा 2000 रुपए रिकवर करे। अगर 2000 रुपए बी और सी से रिकवर हो गए हैं, तो वाई बी और सी कैन आस्क ए टू पे? देखो सिचुएशन दोनों अलग हैं। अब एक बार डायरेक्ट पढ़ लेते हैं, यू विल गेट योर आंसर। नाउ इफेक्ट ऑफ रिलीज ऑफ वन जॉइंट प्रॉमिसर, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा अगर एक जॉइंट प्रॉमिसर को रिलीज कर दिया गया है? ठीक है, रिलीज ऑफ वन जॉइंट प्रॉमिसर। नाउ व्हेन टू और मोर पर्सन हैव मेड अ जॉइंट प्रॉमिस, ए बी सी इन तीनों ने मिलकर एक जॉइंट प्रॉमिस किया। अ रिलीज ऑफ वन ऑफ सच जॉइंट प्रॉमिसर, ए को हमने रिलीज कर दिया, डी ने ए को रिलीज कर दिया कि भाई ठीक है मेरे को तेरे से कुछ नहीं चाहिए। बाय द प्रॉमिसी डज नॉट डिस्चार्ज द अदर जॉइंट प्रॉमिसर, डज नॉट डिस्चार्ज, बी और सी को डिस्चार्ज नहीं करता है, नॉट डिस्चार्ज। भैया मैंने इसको ही तो छोड़ा है, आप तो पे करें। डज नॉट डिस्चार्ज द अदर जॉइंट प्रॉमिसर और जॉइंट प्रॉमिसर्स, नीदर डज इट फ्री द जॉइंट प्रॉमिसर, नहीं नाइदर वाला इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पे, नाइदर डज इट फ्री द जॉइंट प्रॉमिसर्स सो रिलीज, जिसको छोड़ा गया है, इसको छोड़ा गया है ना ए को, फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द अदर जॉइंट प्रॉमिसर, फ्रॉम द रिस्पॉन्स, इसको इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से खारिज नहीं होता, यानी ए की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर भी बरकरार रहेगी। ठीक है, ए की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर भी रहेगी। Neither does it free the joint promiser so release, जिनको छोड़ा गया है, from responsibilities to the other joint promisers और joint promisers। ठीक है, यानी तब भी जो ए को अगर हमने इसने डी ने छोड़ भी दिया है, तो even though they B and C can recover it from A, that means D can choose to whom he has to sue। D choose कर सकता है कि मेरे को किस पे मुकदमा करना है। ठीक है, हाँ जी बताइए जल्दी से, लेट्स प्रोसीड फर्दर देन। लास्ट इसका सेक्शन पढ़ लेते हैं 45। सेक्शन 45 डिवोल्यूशन ऑफ जॉइंट राइट्स। हमने 42 में पढ़ा था डिवोल्यूशन ऑफ जॉइंट लायबिलिटीज, हम पढ़ा डिवोल्यूशन ऑफ जॉइंट राइट्स। डिवोल्यूशन ऑफ जॉइंट राइट्स।
42 is a joint liabilities and 45 is a joint right. Now, when a person has made a promise to 2 or more person jointly, again, जब कोई एक इंसान when a person has made a promise to 2 or more person jointly, A और B से promise किया है इसने, X ने A और B से promise किया है, then unless the counter intention appear from the contract, the right to claim performance rests as between them and them, him and them, with them during their joint lives. तो जो इसका right होगा परफॉर्म करने का, वो दोनों से परफॉर्म करवा सकता है. अब हम बात करें राइट का. ठीक है, हमने 42 में बात करी थी कि लाइबिलिटीज किस किस की होगी. लाइबिलिटीज इनकी है. अब इसका राइट है कि ये चाहे तो इन दोनों से परफॉर्म करवाएगा. विद देम ड्यूरिंग देयर जॉइंट लाइफ, जब तक वो दोनों जिंदा है तो उनसे परफॉर्म करवाएगा. एंड आफ्टर द डेथ ऑफ देम, जब वो मर जाएंगे, विद द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सच डिसीज पर्सन जॉइंटली, तो इसके जो रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे वो परफॉर्म करेंगे. अगर दोनों के मर गए तो दोनों के रिप्रेजेंटेटिव्स ज्वाइन करेंगे, जॉइंटली परफॉर्म करेंगे with the survivor or survivors, and after the death of the last survivor with the representative all jointly. अगर ये दोनों ही मर चुके हैं या तीनों, सी भी था वो भी मर चुके हैं, तो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स तीनों मिलकर ये परफॉर्म करेंगे जॉइंटली. ठीक है, और सिंपल सा, इसमें कुछ नहीं है. जैसे हमने 42 में पढ़ा, 42 किसकी बात करता है? वो लायबिलिटीज की बात करता है. और बिल्कुल सिमिलर जो 45 है वो राइट्स की बात करता है. भाई इतना सही डिफरेंस है. अगर आप इलस्ट्रेशन पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा. यू कैन सी द इलस्ट्रेशन. ए इन कंसिडरेशन ऑफ 5000 रुपीज लेंट टू हिम बाय बी. सी ने मिलकर पैसा दिया. प्रोमिसेस बी एंड सी जॉइंटली टू रीपे देम दैट्स सम विद इंटरेस्ट, कि वो कुछ इंटरेस्ट के साथ अपना पैसा वापस कर देगा बी और सी को. और बी मर जाता है. अगर बी मर जाता है, राइट टू क्लेम परफॉर्मेंस रेस्ट विद द बीज रिप्रेजेंटेटिव जॉइंटली विद द सी. तो बी के रिप्रेजेंटेटिव का अधिकार है कि वो ए से अपना पैसा वापस ले सी के साथ मिलकर. ठीक है, और अगर सी भी मर गया है तो इन दोनों के एलआर मिलकर जो है लीगल रिप्रेजेंटेटिव या रिप्रेजेंटेटिव्स मिलकर ए से पैसा ले लेंगे. इज दैट क्लियर? 45 तक हमारा हो गया है. हाँ जी.